प्रिंटिंग प्रेस, पेंडुलन, आई ग्लासेस, थर्मोमीटर, सबमरीन और ना जाने ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस जो कि रेनेसांस पीरियड में हुए। रेनेसांस इतिहास का वो दौर जब लोगों ने धर्म से ऊपर उठकर विज्ञान पर भरोसा किया। रेनेसांस का मतलब ही होता है पुनर्जागरण, यानी कि वो समाज जो कि डार्क एज में सो रहा था वो अपने पूरे होशो आवाज़ में जाग गया। अब डार्क एज से मेरा मतलब अंधेरा नहीं है। डार्क एज इतिहास का वो दौर था जब समाज जो है वो धर्म के ऊपर चलता था। अगर उस समय आपको समाज में रहना है तो फिर जो धर्म में चीज़ें लिखी गई हैं आपको उसे ही माननी पड़ेगी। आप धर्म के खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठा सकते। अगर आपने ऐसा किया, धर्म के खिलाफ कुछ बोल भी दिया, तो फिर आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। उस समय जिन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी उन्हें गैलेटिन से उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। गैलेटिन एक तरह का औजार होता था जो कि एक ऊपर में बड़ा सा ब्लेड लगा रहता था लोहे का, और उसे डायरेक्ट एक ही बार में नीचे गिराया जाता था और वो शार्प ब्लेड से इंसान का गला कट जाता था। इस कारण बहुत से लोग डरते थे उस समय कुछ भी धर्म के खिलाफ बोलने से। अगर कोई चीज़ साइंटिफिक भी प्रूफ हो जाती थी कि वो चीज़ जो है वो जो बाइबल में लिखी है या फिर जो कोई भी ग्रंथ में लिखी है वो चीज़ गलत है, तो फिर उसे वो लोग प्रूफ करने से बचते थे, क्योंकि उसे प्रूफ करना यानी कि खुद की मौत को न्योता देना। मगर साथ ही हमें इतिहास में ऐसे भी लोग देखने को मिले हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती थी कि वो अपनी बात बेबाक सबके सामने रखते थे, चाहे उनकी बात किसी को अच्छी लगे या फिर ना लगे। उस समय ऐसा था कि उस समय पूरा का पूरा फ्यूडलिज्म का सिस्टम चलता था। ये फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इसमें सारे क्लासेस को ऊपर से लेकर के नीचे तक बांटा गया था। जो सबसे ऊपर क्लास होता था यानी कि जो राजा होते थे और उनके कुछ जो मुख्यमंत्री होते थे यानी कि जो मेन मिनिस्टर्स होते थे, उन्हें क्लास ए में रखा जाता था। और वही सेकेंड क्लास में जो चर्च के प्रीस्ट होते थे और जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे उन्हें क्लास सेकेंड में रखा जाता था। और थर्ड क्लास में गरीब लोग और किसान आते थे। उस समय ज़्यादातर सारे लोग लगभग किसान ही थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो सारे लोग किसानी ही करते थे। और आपको पता है ये जो सबसे नीचे वाला क्लास है ये 98% लोगों का होता था, यानी कि 100 में से 98% लोग सबसे नीचे वाले क्लास में आते थे। और ऊपर के ये जो 2 क्लास वाले लोग होते थे, क्लास ए क्लास बी वाले, ये पूरा का पूरा क्लास सी वाले का शोषण क्या करते थे। सारा का सारा टैक्स का बोझ इन्हीं के ऊपर होता था, क्लास सी वालों के ऊपर, और ये लोग उनके टैक्स के पैसे से राज क्या करते थे। और कुछ भी पूछने पर ये लोग कहते थे कि आप धर्म के खिलाफ कुछ एक आवाज़ नहीं बोल सकते। भगवान ने ही इन्हें राजा चुनकर भेजा है, भगवान ने ही हमारा धर्म का ठेकेदार हमें बनाकर भेजा है, इसलिए हम जो कहेंगे वही बात सही है, और आपकी कोई भी बात चाहे कितनी भी फैक्चुअल हो, कितनी भी साइंटिफिक हो, आप कुछ नहीं बोल सकते। और ऐसा सदियों तक चलता रहा। कोई भी इससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, ना कोई टेक्नोलॉजीज आ पा रही थी, ना कुछ हो पा रहा था। सारी की सारी वो लोग ऑर्थोडॉक्स वाली यानी कि पुरानी सोच में ही चलते थे। मगर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि हमें रेनेसांस पीरियड में देखने को मिला कि कुछ लोग ऐसे बाहर निकल के आए जिन्होंने अपनी सोच से इस पूरे के पूरे दुनिया को बदल दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेनेसांस पीरियड में ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए जिनका बुद्धि का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। ऐसे ऐसे ग्रेट थिंकर्स आए, फिलोसोफर्स आए जिन्होंने अपनी सोच से इस पूरी दुनिया को एक नई पहचान दी। मगर ये सफ़र उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्म के खिलाफ या फिर राजा के खिलाफ कोई उस समय कुछ नहीं बोल सकता था। जैसे ही कोपरनिकस ने ये बात प्रूफ की, सूरज नहीं बल्कि धरती जो है वो सूरज का चारों तरफ चक्कर लगाती है, तब उन्हें पकड़ करके हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया। और ऐसा ही हमें महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली के साथ भी देखने को मिला। उन्हें भी अपनी साइंटिफिक रिसर्च के कारण धर्म की बातों को गलत कहने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई थी। और उस समय इन महान वैज्ञानिकों का साथ समाज ने भी नहीं दिया, क्योंकि उस समय समाज के दिमाग को भी इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया था राजा और चर्च के प्रीस्ट के द्वारा कि समाज के लोग भी बदलाव को जल्दी स्वीकार नहीं करते थे। मगर अगर सही मायनों में देखा जाए तो ऐसे लोग ही हमारे समाज को बदलते हैं। इनकी सोच, इनकी थिंकिंग काफ़ी आगे की होती है। ये अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे की सोचते हैं, इसलिए इन्हें समाज में वो रुतबा नहीं मिलता है, इन्हें समाज में वो इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि समाज जो होता है वो पीछे का सोचता है और ये लोग आने वाले समय के बारे में सोचते हैं। अपनी बुद्धि की तेज से ये लोग पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। समय के साथ साथ रेनेसांस पीरियड में बड़े बड़े महान आर्टिस्ट और इन्वेंटर्स आते रहे और ये लोग हमेशा से सवाल करते रहे। ऐसे ही एक महान फिलोसोफर जिनका नाम रेने डेस्कार्टस था, उन्होंने एक काफ़ी फेमस क्वाइट कही थी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो केवल ऑर्डर्स को फॉलो करता रहूँगा। मेरे पास खुद की बुद्धि है, मैं सोच सकता हूँ और मेरी इस सोच पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है सिवाय मेरे। रेनेसांस पीरियड में ऐसे बहुत सारे महान लोग हमें देखने को मिले थे। लियोनार्डो दा विंची, डोनाटेलो, माइकल एंजो, लॉरेंजो, घिबर्टी, विलियम शेक्सपियर और भी ऐसे बहुत सारे महान लोग आए जिन्होंने आर्ट और साइंस की नींव रखी। और इन्हीं लोगों के कारण दुनिया में आर्ट और साइंस की क्रांति आ गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसी के बाद स्टार्ट हुआ था
और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सब कुछ दुनिया के लिए बदल कर रख दिया था। जो इंसान एक साल में जो चीज़ बना सकता था, अब वो एक महीने के अंदर उसे बना सकता था। बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी थी, सब पूरी दुनिया बदलने लगी थी। मगर दुनिया को भी बदलने में थोड़ा समय लगने वाला था, क्योंकि जो डार्क एज था वो केवल यूरोप में ही नहीं था, बल्कि डार्क एज पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी डार्क एज था। भारत में महिलाओं को लेकर के इतने सारे कड़े नियम होते थे, सती प्रथा, उसके बाद फिर पर्दा वाला सिस्टम, और भी बहुत सारे ऐसे छुआछूत, यहाँ पर कास्ट वाले सिस्टम, बहुत सारे ऐसे नियम थे जो कि सदियों से चले आ रहे थे और कोई भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। मगर इंडिया का भी रेनेसांस पीरियड आया जब सोशल रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुआ। सोशल रिलीजियस मूवमेंट में बहुत सारे हमें ऐसे ऐसे महान लोग देखने को मिले, जैसे राजा राम मोहन राय थे, स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने इस रेनेसांस पीरियड की नींव रखी। इन्होंने पिछले चलते आ रहे सिस्टम को बदला और इसमें चेंज लाया। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि समाज में ऐसे ही लोग बदलाव लाते हैं, ऐसे ही लोग चेंज लाते हैं जो कि सवाल पूछना जानते हैं, जो केवल भेड़ की तरह पुराने चलते आ रहे सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उससे सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्यों हो रही है, और ये चीज़ गलत होते हुए भी क्यों हो रही है, और समाज भला इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है। और यही सोच एक आम इंसान को महान इंसान बनाती है। रेनेसांस पीरियड में अगर मुझे किसी व्यक्ति ने प्रभावित किया है तो वो है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ऐसे लोग हजारों सालों में एक बार जन्म लेते हैं। लियोनार्डो दा विंची न केवल आर्ट में बल्कि साइंस और मैथमेटिक्स में भी अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे हुआ करते थे। चाहे वो मोनालिसा हो, द लास्ट सफ़र हो, सेल्वेटोर हो, या फिर वर्चुवियन मैन वाली पेंटिंग हो। और ये जो मैंने अभी पेंटिंग्स का नाम लिया है, ये सब लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई पेंटिंग्स थी, जिनकी कीमत आज अरबों खरबों में है। इन सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा महारत हासिल होने के बावजूद वो साइंस में भी कम नहीं थे। इसके साथ ही उनके बड़े बड़े इन्वेंशंस ने ही आज के मॉडर्न साइंस की नींव रखी, जिसमें पैराशूट, सीजर जो कैंची होती है उसका डिज़ाइन, और आर्मर्ड कार, रोबोट, बहुत सारे तरह तरह के फ्लाइंग डिज़ाइंस, हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन। एक मच्छर को देख करके उससे प्रेरित होकर के लियोनार्डो दा विंची ने हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन तैयार किया था। और सबसे ज़रूरी चीज़, उनमें जो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी वही थी जिज्ञासा। उनमें जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा थी। उनकी जिज्ञासा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब उस समय कोई इंसान मरता था तो वो जा करके उसे पैसे दे करके उसकी लाश को खरीद लेते थे, और उसकी लाश को खरीद करके एक गुफा में ले जा करके उसकी लाश को चीर फाड़ करके देखते थे कि आखिर उस इंसान के अंदर है क्या, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं, और उसे एक पेपर में लिखा करते थे। और वो भी पेपर में ऐसे ही नहीं लिखते थे, वो मिरर राइटिंग करके लिखते थे। यानी कि मिरर राइटिंग मतलब जब वो लिखते थे तो उल्टा लिखते थे। अगर आप उस पन्ने के सामने मिरर रखोगे, आईना रखोगे, तब आपको आईने में उसका रिफ्लेक्शन सीधा दिखाई देगा जब आप उसे पढ़ पाओगे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो अपनी लिखी हुई बातों को सीक्रेट रखना चाहते थे। पूरी ज़िंदगी अपने बुढ़ापे तक उन्होंने सीखते रहा, कुछ न कुछ सीखते रहा। सीखने की इच्छा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, और यही इच्छा उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाती है। और सच में लियोनार्डो दा विंची ऐसा महान व्यक्ति, महान इन्वेंटर, महान आर्टिस्ट दोबारा देखने को शायद हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतने महान लोग 1000 साल में शायद एक बार ही जन्म लेते हैं। और मेरा यकीन मानिए, दुनिया में आज जो आप ये बदलाव देखते हैं, आज जो आप ये टेक्नोलॉजीज देखते हैं, वो इन्हीं लोगों की देन है। और ऐसे लोगों को हमारा समाज पागल कहता है, क्योंकि ऐसे लोग समाज की बुद्धि के साथ नहीं चलते, बल्कि काफ़ी आगे की सोच रखते हैं। आज भी मैं देखता हूँ, कोई भी बच्चा अगर कुछ नया करना चाहता हो, कोई अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो, कुछ नया सीखना चाहता हो, तो उसे हर जगह डांट पड़ती है, मार पड़ती है। हर जगह बस मार्क्स 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 को ही देखा जाता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स को ही तवज्जो दिया जाता है। जो सीखने की इच्छा है, जो ये समझने की इच्छा है, वो आज हमें धीरे धीरे इंसानों में कम होती हुई नज़र आती है। और जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, जो सीखते रहना चाहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, उसे हमारे समाज के लोग दबा देते हैं। मगर जो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो भी किसी से कम नहीं होते। वो समाज तो क्या, पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं अपनी बुद्धि की चीज़ को बाहर निकाल करके दिखाने के लिए। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।